बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शाज़िया ज़िमी है। आज हम बात कर रहे हैं बहुत अहम मौजू पे, जो है प्रेगनेंसी में यानी हमल के दौरान औरतों में वॉमिटिंग यानी उल्टी आना, मतली होना, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी क्या शरह है। तो इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फ़ौज़िया यास्मीन। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब जानते हैं मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर फ़ौज़िया यास्मीन है। आज एक बहुत अहम मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर शाज़िया कमल अज़ीमी ने पूछा कि प्रेगनेंसी में उल्टी या मतली या क्या का होना या वॉमिटिंग होना, ये इसका कितना कॉमन है। देखा जाए तो ये प्रेगनेंसी में नौज़िया, वॉमिटिंग या उल्टी या क्या का होना, ये एक आम और बहुत ही मसला है और बहुत ही कॉमन है। देखा जाए तो 70 से 80% ख़वातीन को प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम होता है। ज़्यादातर दिल ख़राब होना या मतली का होना होता है, और 50% यानी 50% केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें दिल का ख़राब होना या मतली के साथ वॉमिटिंग या क्या भी हो सकती है। अभी ये अगर देखा जाए कि ये कब स्टार्ट होता है कि तो ये हमल के शुरू के जो आयाम होते हैं उन्हीं में शुरू हो जाता है। 4 वीक्स यानी चौथे हफ्ते से लेके 8वें हफ्ते तक ये एक हामला खातून को ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। वॉमिटिंग, दिल ख़राब होना, उल्टी आना, ये शुरू हो जाता है। और ये तकरीबन 9 से 12 हफ्ते के दौरान ये शिद्दत अख्तियार कर सकता है। और उसके बाद 16 से 20 हफ्तों में बहुत सी ख़वातीन में देखा गया है कि इसमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है। और अगर देखा जाए तो 3% ख़वातीन ऐसी हैं जिनमें ये मसला बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर सकता है। उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, नॉर्मल से भी ज़्यादा, और उसको हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम कहते हैं। और ये ऐसी कंडीशन है कि जिसमें हमें हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। जी, तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी दी। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड जो हमारे ज़हन में चीज़ आती है कि ये जो हमल के दौरान जो वॉमिटिंग होती है, इसकी क्या वजूहात हैं। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में हमें बताइए। अगर बात की जाए इसकी वजूहात के बारे में तो इसकी डिफरेंट थेरीज़ हैं। एग्जैक्ट जो है मेकनिज़म वो कंफर्म नहीं है। डिफरेंट हाइपोथेसिस एंड थेरीज़ हैं, जिसमें कि एक हार्मोनल थेरी है, दूसरी है एवोल्यूशनरी थेरी और तीसरी है साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट। हार्मोन्स का ये है कि जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी में ही बनते हैं, जिसकी वजह से वॉमिटिंग ज़्यादा हो जाती है या दिल ख़राब होना या उल्टी आना ज़्यादा हो जाता है। उसमें जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन है वो बीटा HCG है या ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन दिमाग में जो वॉमिटिंग सेंटर होता है या वो दिमाग का वो हिस्सा जो उल्टियों को कंट्रोल करता है, उसको ये स्टिमुलेट करता है या उसको आप कह लो कि उसको ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। दूसरा जो हार्मोन है वो ईस्ट्रोजन है, इंक्रीज़ ईस्ट्रोजन लेवल भी वॉमिटिंग की वजह बनता है। और इसकी बेस पे ये है कि वो फीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी को बर्थ कंट्रोल पिल्स खाती हैं या फिर वो हार्मोन मेडिकेशन किसी भी वजह से ले रही हैं, और अगर उनमें ईस्ट्रोजन की वजह से उनको वॉमिटिंग होती है तो ये थेरी उसको प्रूव करती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो उल्टी ज़्यादा आएगी। तीसरा ये है कि एक और कंडीशन होती है कि जिसमें प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्योंकि ज़्यादा है, ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल गट मोटिलिटी को, यानी कि आप कह लें कि खाने जो हाजमा है उस पर इफ़ेक्ट आता है उसका, इसलिए वॉमिटिंग का ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है वो ये है कि वो फीमेल्स जो जिनमें मेंटल इश्यूज चल रहे होते हैं उनमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान उनको उल्टियाँ और मतली होना ये ज़्यादा महसूस हो सकता है। जो एवोल्यूशनरी थेरी है वो ये बताती है कि जैसे, क्योंकि जब बेबी बन रहा है ना, शुरू का जो टाइम पीरियड है इसमें बच्चे की हर आज़ा बन रहा है, उसका बोन्स बन रही हैं, उसके मसल्स बन रहे हैं, उसकी स्किन बन रही है, हेड बन रहा है, दिमाग बन रहा है, दिल, गुर्दे, मतलब हर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो उसका प्रोसेस बनने का शुरू हो जाता है। अब कुदरत ने एक खुद सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज़्म है कि उस टाइम पीरियड में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई ऐसी चीज़ बच्चे की बनावट पे असरअंदाज हो सकती है, तो वो हमारी बॉडी में ना जाए, यानी प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी में ना जाए, तो वो ऑटोमेटिकली उसको वॉमिट हो जाता है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको एवोल्यूशनरी थ्योरी कहते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, जो स्टडीज़ में भी प्रूव हुआ है, वो हार्मोन्स हैं कि प्रेगनेंसी में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जिसकी वजह से फीमेल में टेंडेंसी बढ़ जाती है। जी, तो डॉक्टर साहब इस बारे में हमें गाइड करें कि मतली होने के
इम्कानात किन कंडीशंस में ज़्यादा होते हैं? डॉक्टर शाजिया ने सवाल किया है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, या इसको इन अदर वर्ड्स रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है मल्टीपल जेस्टेशन, यानी कि एक से ज़्यादा हमल, इसको ट्विंस भी कह सकते हैं, जुड़वा बच्चे या 2 से ज़्यादा बच्चे। इन सब कंडीशंस में क्योंकि आवल का नंबर बढ़ जाता है, उसका साइज़ बढ़ जाता है, तो इस वजह से ये हार्मोन जो बीटा एसीजी है जो कि ये वॉमिटिंग काज करता है, तो ये बढ़ जाती हैं, चांसेस इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरे नंबर पे एक कंडीशन है मोलर प्रेगनेंसी। ये एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, इसमें भी प्लेसेंटा में डिफरेंट चेंजेस आती है, इसमें बेबी नहीं बनता लेकिन एबनॉर्मल प्लेसेंटल टिश्यू बनता है, और ये भी बीटा एसीजी ज़्यादा बनाता है, इसमें भी चांस ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है फीमेल में वॉमिटिंग की। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स जिनके प्रीवियस हिस्ट्री थी, यानी पहले जो प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं उसमें अगर वॉमिटिंग रही है उनको, तो अभी भी वॉमिटिंग होगी। और फैमिली हिस्ट्री, लाइक अगर उनकी मॉम को ये प्रॉब्लम था या बहनों में किसी को ऐसा इशू था जो प्रेगनेंसी के स्टार्ट में ही वॉमिटिंग होगी, तो इनको भी चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स जिनका पहले से ही कोई स्टमक इशू या जीआई इशू चल रहा है, या फिर उनको स्ट्रेस है या कोई एंजाइटी है, तो ये सब वो कंडीशंस हैं जिनमें कि ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स जिनको मिग्रेनस हेडेक्स होती हैं, या मिग्रेन का तो मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को पता ही है, इसको उर्दू ज़ुबान में दर्द शकीका कहते हैं। ये कुछ स्टडीज़ में शो हुआ है कि जिनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनमें हेडेक का सेंटर और वॉमिटिंग सेंटर इकट्ठे होते हैं, तो ये ट्रिगर हो जाते हैं एक दूसरे से। ऐसे पेशेंट्स में भी रिस्क बढ़ जाता है कि उनको प्रेगनेंसी में वो नोज़िया और वॉमिटिंग ज़्यादा होगा। तो डॉक्टर साहबा, इस कंडीशन में हमें क्या प्रिवेंशन या क्या कोई परहेज़ है जो हमें आप गाइड करेंगी ताकि हमारे लोगों के लिए इससे फ़ायदा हो सके और हम इसको इस्तेमाल कर सकें? इसमें प्रिवेंशन टिप्स जो है ना, या ऐसी क्या हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाएँ कि इसकी कंडीशन में बेहतरी आ सके। तो इसमें सबसे पहले ये है कि आपने थोड़ा थोड़ा करके वक्फे से बार बार खाना है। एकदम से पेट भर के खाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से पेट भर के खाएंगे तो वॉमिटिंग ज़्यादा हो सकती है। नंबर 2 पे ये है कि आप जब सुबह, क्योंकि ये जो है ना, इसको आमतौर पे मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं, कि इसका मतलब ये है कि जैसे फीमेल पेशेंट सुबह उठती है तो उसको वॉमिटिंग होगी, लेकिन ये एक मिसनोमर है। वॉमिटिंग तो हर वक्त भी हो सकती है, उसको हर खाने के बाद भी हो सकती है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि सुबह जब वो बेड से उठें तो उठते ही वो कोई खुश्क चीज़ या बिस्किट वगैरह ले लें, कोई टोस्ट ले लें, कुछ रोटी खा लें, हैवी नाश्ता नहीं करें फ़ौरन से उठते ही, और ना ही वो फ़ौरन से टूथब्रश वगैरह करें। इसके अलावा ये है कि लाइट डाइट खानी है, नरम ग़ज़ा, हल्की ग़ज़ा, और ऐसी जिसमें मिर्च मसाले कम हो और ज़्यादा ऑयल भी ना हो, ताकि वो आसानी से हज़म हो सकें। ज़्यादा अपने मैदे को ज़्यादा देर खाली नहीं रखें, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें। पानी का इस्तेमाल हम कहते हैं, क्योंकि उल्टी आती है तो पानी, आपके जिस्म में पानी या नमकियात की कमी हो जाती है, तो इसमें यह है कि पानी या कोई सी भी मशरूबात जो आप लेना चाह रहे हैं वो आपने वक्फे से थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। एकदम से पूरा एक गिलास एक टाइम पे पीने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी चीज़ें आपको ना, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रिगर्स, आपको पता हो कि किस चीज़ से वॉमिटिंग ज़्यादा होती है या दिल ज़्यादा ख़राब होता है। कुछ पेशेंट्स को खाना बनने की जो खुशबू होती है वो डिस्टर्ब कर रही होती है, कुछ ख़ास परफ्यूम्स हैं या कुछ ख़ास बदबू भी कुछ डिस्टर्ब कर सकती है। तो ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है उनको, इन चीज़ों से आपने दूर कोशिश करें कि बच सकें और अवॉइड करें मैक्सिमम। और इसमें पुरसुकून नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अपने आराम का भी बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपको थकन बहुत ज़्यादा होगी और नींद पूरी नहीं होगी तो इसमें ये वॉमिटिंग की टेंडेंसी बढ़ सकती है। तो डॉक्टर साहबा, ये हमें गाइड करें कि हमें किस वक्त डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? अक्सर देखा गया है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कॉमन है, आम है, और बज़ाहिर ये आम तौर पे मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगे कि ज़रूरत से ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, हर वक्त हो रही है, इवन पानी भी एक हामला खातून के लिए मुश्किल है कि वो पी सके, और पानी पीते ही उसको वॉमिट हो जाए, तो ये भी एबनॉर्मल है। इसके अलावा अगर वज़न बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाए, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस हो, और पेशाब में कमी हो जाए, या डार्क कलर का यूरिन आना शुरू हो जाए, और कुछ इसके अलावा कुछ और भी हैं कंडीशंस जो कि लैब से पता चलती हैं, तो ये वो कंडीशंस होती हैं कि जिसमें आपने फ़ौरन से डॉक्टर को रुजू करना है। इस कंडीशन में हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है, IV ड्रिप्स लगती हैं, और कुछ मेडिसिन भी स्टार्ट करनी पड़ सकती हैं।
तो जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि ये नो डाउट एक हमल के दौरान ये वॉमिटिंग वगैरह एक तकलीफ़देह प्रोसेस होता है, लेकिन खुशाइंद बात ये है कि ये एक आर्जी कंडीशन है। तकरीबन 3 से 4 महीनों के दरमियान ये बहुत सी कंडीशन सिचुएशन में देखा गया कि ये ठीक हो जाती है कंडीशन, थोड़ी सी केयर और देखभाल के साथ ये बेहतरी ये वाला टाइम पीरियड बहुत अच्छा गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई अलार्मिंग साइंस नज़र आएँ जो कि मैंने अभी बताए हैं तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इससे रिलेटेड नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त दिखाई दे सकें। थैंक यू।